हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। ठीक है। क्लास समझ में आ रही है ना? हेलो। यस सर। यस सर, आ रहा है। और जो कनेक्ट हो रहे हैं क्लास से, कृपया अपना नाम लिख दें ताकि पता चल सके कि कौन कौन कनेक्ट हुए हैं। 40 कौन है जी? 40 के नाम से कनेक्ट हो रहा है। हाँ। कितना स्टूडेंट है? कितना स्टूडेंट है? 9 वो है। 2। हेलो। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। मेडाइवल इंडिया जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को, पिछला बार हम मुगल पीरियड को मैंने बताया था आप लोगों को कि मुगल पीरियड का प्रशासनिक व्यवस्था, उसका कला एवं स्थापत्य के विषय में चर्चा किया था। आज मुगलों के बाद जो नया टॉपिक हम शुरू किए हैं, देखिएगा बोर्ड पे, उसका नाम है मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी। मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी मध्यकालीन भारत का। देखिए, सबसे पहले हम लोग शिवाजी या मराठा साम्राज्य के विषय में यदि पढ़ना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली बात आती है वो है कि उत्कर्ष, यानी कि मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, किस प्रकार मध्यकालीन भारत में, जब पूरे भारत, लगभग समूचे भारतवर्ष पर मुगलों का दबदबा था, मुस्लिम शासन कायम थी, वैसी अवस्था में मराठा यानी कि महाराष्ट्र में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्कर्ष एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। और अपने उत्कर्ष से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक भारत की राजनीति में मराठों की बड़ी ही निर्णायक भूमिका रही। तो आप लोग यहाँ गौर से देखिएगा और तब आप लोगों को मराठों की भूमिका या मराठों की राजनीतिक अस्तित्व के विषय में वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सकेगा, अर्थात किस प्रकार इन्होंने मध्यकालीन और आधुनिक, यानी आधुनिक भारत के प्रारंभिक दौर में भारत की राजनीति पर अपने प्रभाव छोड़े। तो सबसे पहले हम उत्कर्ष पर आते हैं। देखिए, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्कर्ष मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ था, यानी क्या एक आकस्मिक घटना थी या धीरे, या यह एक क्रमिक घटना के रूप में इसे देखेंगे। तो मेरा मानना, इतिहासकारों का मानना है कि मराठों का उत्कर्ष वास्तव में एक क्रमिक घटना ही कहें, यह एक आकस्मिक घटना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे मुस्लिम राज्यों की स्थापना की गई थी और उन मुस्लिम राज्यों के में सैनिक और राजनीतिक पदों पर मराठा या महाराष्ट्र के बहुत से योग्य व्यक्ति अपनी सेवा दे रहे थे। और धीरे धीरे ये लोग एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आते हैं और उन सबों का, या अर्थात वो सब मिलकर या उन सबों के सम्मिलित योगदान को ही मराठा क्रांति हम कह सकते हैं या कहा गया है। तो यहाँ ये मराठों के उत्कर्ष के विषय में आप कुछ पॉइंट्स है, कुछ रीजन है, उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो मराठा उत्कर्ष का कारण है वो है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र परिचित है, अभी महाराष्ट्र हमारा एक प्रमुख राज्य है भारत की पश्चिमी सीमा, पश्चिमी भागों में, पश्चिम तटीय प्रदेश भी कहिए इसको। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति पर जब आप गौर करते हैं तो महाराष्ट्र वास्तव में एक पर्वतीय क्षेत्र है।
महाराष्ट्र का अधिकांश इलाका पर्वतीय और समुद्र तटीय है। पश्चिमी जो महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग है वो समुद्र तटीय, कोंकण वगैरह समुद्र तटीय प्रदेश है। बाकी मध्य और ये सब पश्चिमी घाट वाला इलाका जो पर्वतीय प्रदेश है। तो पर्वतीय प्रदेश होने के कारण ऐसे भी दुनिया में कहीं भी वैसे क्षेत्र जहां जो पर्वतीय है, तो वैसे क्षेत्रों के जो व्यक्ति होते हैं या वहां जो लोग निवास करते हैं वो मैदानी इलाकों की अपेक्षा बहुत ज्यादा मेहनत कश होते हैं। चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन यापन आसान नहीं होता है, मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है, अतः उन्हें अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इस कठोर परिश्रम के कारण वो उद्यमी होते हैं, साहसी होते हैं और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की उनकी क्षमता कुछ ज्यादा ही मजबूत होती है। तो ऐसी स्थिति मराठा प्रदेश के नागरिकों के साथ था। परिणाम स्वरूप उनमें कठिन परिश्रम करने का एक, या यूं कहें कि एक जन्मजात प्रवृत्ति डेवलप होती है, और यही प्रवृत्ति डेवलप हुई महाराष्ट्र के निवासियों में भी। दूसरी बात जो है कि भक्ति आंदोलन, तो 16वीं जैसा कि पहले हम बताए हैं कि भारत में मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था। भक्ति आंदोलन काफी जोरों पर था। भक्ति आंदोलन का तात्पर्य वैसे संतों से है जिन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों और अंधविश्वासों से लोगों को सचेत किया, लोगों का मार्गदर्शन किया। तो पूरे भारत में भक्ति आंदोलन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण से वो पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत और उत्तर भारत में फैला। लेकिन दक्षिण भारत से जैसे ही भक्ति आंदोलन पश्चिम की ओर गया, महाराष्ट्र में इसका एंट्री हुआ, तो महाराष्ट्र के बहुत से क्षेत्रीय संतों या स्थानीय संतों ने इस आंदोलन को और तीव्र किया, इसे बढ़ाया। इसका जो प्रयास हुआ, इसका जो परिणाम हुआ कि इसने महाराष्ट्र में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी है कि भक्ति आंदोलन ने साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया कि इसने क्षेत्रीय साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में भी क्षेत्रीय साहित्य और क्षेत्रीय परंपराओं या क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय संस्कृति और साहित्य के बढ़ावा मिलने से एक क्षेत्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई। भक्ति आंदोलन से पहले मराठी लोग आपस में मराठी एकता की भावना से अभिभूत नहीं थे, लेकिन भक्ति आंदोलन में उनमें मराठी एकता की भावना को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप सभी मराठी जात पात ऊंच नीच की भावना को भूलकर एक हो गए। इससे मराठी एकता को बढ़ावा मिला और बाद में यही मराठी एकता शिवाजी की राजनीतिक शक्ति का कारण बना। तीसरी बात जो है वो है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। पिछले चैप्टर में मैंने औरंगजेब पर चर्चा करते हुए आपको बताया था कि औरंगजेब ने अकबर द्वारा स्थापित या मान्य नीतियों को परिवर्तित किया। उसने थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप बहुत से हिंदू या बहुत से जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उसके विरुद्ध हो गया, और यही बात महाराष्ट्र में भी हुई। मराठा लोग या मराठी लोग भी औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप शिवाजी के उत्थान में या मराठों के उत्थान में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना, यानी कि इससे हिंदुओं को, खासकर मराठी जो हिंदू थे, उनमें एक होने का और एक होकर शिवाजी के नेतृत्व में मुगल प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हुई, जिसे आगे चलकर मराठा स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो था शिवाजी का नेतृत्व। शिवाजी एक विलक्षण व्यक्ति थे, एक महान सेना नायक, महान रणनीतिकार, दृढ़ निश्चयी, साथ ही साथ एक दूरदर्शी राजनेता भी उनको कह सकते हैं। शिवाजी ने मराठों को एक किया, उनको नेतृत्व प्रदान किया और मुगलों के खिलाफ एक निरंतर और लंबे संघर्ष का शंखनाद किया। तो शिवाजी की दूरदर्शिता और उनकी व्यक्तिगत योग्यता काफी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने पूरे मराठा या मराठी भाषी लोगों को एक नेतृत्व दिया, एक जज्बा दिया कि वो एकजुट हो और एकजुट होकर अपना या अपने राज्य या अपना ही
जिसको बाद में उन लोगों ने अपना यूं कहिए कि मराठा राज्य, मराठी भावना का उभार हुआ। और तो ये सब कारण है आपको मराठों के उत्कर्ष का, अर्थात मध्यकालीन भारत में मराठों का उत्कर्ष के क्या कारण थे, तो ये सब महत्वपूर्ण कारण थे। अब आते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ जो टॉपिक है वो है शिवाजी का परिचय। क्योंकि शिवाजी और मराठा आंदोलन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और दोनों, और शिवाजी ने मराठा आंदोलन में क्या भूमिका निभाई ये तो मैंने आपको बता दिया। अब शिवाजी आखिर कैरेक्टर क्या था, शिवाजी के कैरेक्टर को थोड़ा जानिए। और कैरेक्टर को जानने के लिए थोड़ा सा इनका जो ऑटोबायोग्राफी जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं, उस पर थोड़ा इनकी जीवनी को देखिए। तो सबसे पहले शिवाजी का जन्म हुआ, शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर में हुआ था। 1627 शिवनेर। माता का नाम था जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई एक महत्वपूर्ण मराठा सरदार यादव राय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? यादव राय, यादव राय की पुत्री थी जीजाबाई, ठीक है। पिता का नाम शाहजी भोसले था, पिता का नाम शाहजी भोसले, जो पूना के जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार? पूना। अभी पूना बहुत ही बेस्ट सिटी है इंडिया का वर्तमान में भी, तो उसी पूना के जागीरदार थे शाहजी भोसले। गुरु दादाजी कोंडदेव। आप लोग को ये जानना चाहिए कि शिवाजी का प्रारंभिक जीवन जो था वो कठिनाइयों से परिपूर्ण था। क्योंकि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी की माता जीजाबाई के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, और वो अपना ज्यादा समय उस दूसरी पत्नी के साथ ही व्यतीत करते थे। लेकिन शिवाजी का पालन पोषण करने का पूरा दायित्व उनकी माता पर था। और उसी दौरान शिवाजी को दादाजी कोंडदेव नामक एक व्यक्ति का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और कहा जाता है कि ये शिवाजी के प्रारंभिक गुरु थे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, एक चीज गौर कीजिएगा, आध्यात्मिक गुरु। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम है रामदास। पहले भी मैंने आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाते हुए बताया था कि रामदास महाराष्ट्र का एक प्रमुख भक्ति संत था, और इसने मराठी एकता या मराठी भाषा और साहित्य या महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के नव जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो रामदास के बातों का, रामदास के वचनों का शिवाजी के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था, और शिवाजी के ये आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। युवावस्था में शिवाजी का विवाह हुआ साईं बाई निम्बालकर, पत्नी का नाम था साईं बाई निम्बालकर, ये शिवाजी की पत्नी थी। तो इस प्रकार ये शिवाजी का इंट्रोडक्शन हुआ। अब आते हैं हम लोग आगे। शिवाजी ने देखिए शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक और पद पातशाही की उपाधि धारण की। शिवाजी ने स्वयं को हिंदू भावना का प्रतीक बनाया। गौ और ब्राह्मणों का सम्मान शिवाजी ने करने की बात कही, और हिंदुओं के गिरती हुए मनोबल को इन्होंने ऊंचा उठाया, और बहुत हद तक हिंदू पद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने, यूं कहिए कि जिस दौर में सारे भारत में मुसलमानों का, मुगलों का प्रभुत्व था, वैसे में इन्होंने हिंदुओं के सम्मान को एक नई ऊंचाई दिया, एक नया गौरव दिया। इसलिए आज भी शिवाजी का नाम हमारे समाज में बड़े सम्मान के साथ और बड़ी ही आदर के साथ लिया जाता है, ठीक है। ये तो हुआ शिवाजी का परिचय। अब आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर आप लोग सुनिए। शिवाजी जब युवावस्था में पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें पूना की जागीर दे दी, और स्वयं अहमदनगर और उसके बाद बीजापुर के रियासत में उन्होंने नौकरी कर ली। यानी शिवाजी ने का पहला जो राजनीतिक अनुभव था वो पूना के जागीरदार के रूप में प्रारंभ हुआ, और वहां पर शिवाजी ने पूना के जागीरदार के तौर पर धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया, और पूरे महाराष्ट्र को एकता के राजनीतिक सूत्र में पिरो दिया। तो इस क्रम में
शिवाजी के उत्कर्ष के क्रम में या उत्कर्ष में शिवाजी ने अनेक विजय अभियान किए और अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया और बाद में उन्होंने एक मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तो आइए क्रमवार ढंग से उनके विजय अभियानों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां गौर कीजिए, 1643 शिवाजी ने सिंहगढ़ के पर विजय प्राप्त किया। सिंहगढ़ 1643 शिवाजी ने सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। 1644 शिवाजी ने तोरन के किले को जीता। तोरन का एक महत्वपूर्ण किला था जिसे शिवाजी ने 1644 में जीता। उसी प्रकार 1648 शिवाजी ने पुरंदर के किले को जीता। यह किला वर्ड जो है आप लोग जान लीजिए, किला जो था मध्यकाल में या प्राचीन काल में भी कहिए या मध्यकाल में किसी राज्य की सुरक्षा के में किलों का महत्वपूर्ण योगदान होता था। अर्थात एक अभेद्य किले बनाए जाते थे जिसमें सैनिकों को रहने और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती थी। तो शिवाजी ने 1648 में पुरंदर के किले को जीता। 1656 जावली के किले पर विजय, ठीक है। 1659 शिवाजी ने अफजल खां बीजापुर, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से बीजापुर का शासक भयभीत हो गया और उसने शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए अपना एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को भेजा, लेकिन शिवाजी ने बड़े ही चातुरी से, बड़ी ही चतुराई से अफजल खां को मार दिया और इसके पश्चात शिवाजी की शक्ति और बढ़ गई, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई और बीजापुर का शासक भी शिवाजी से मैत्री करने के लिए विवश हुआ, ठीक है। अब आते हैं 1659 शाइस्ता खां मुगल सेनापति पर हमला। देखिए, जब शिवाजी की शक्ति दक्कन में बढ़ रही थी और दक्कन के क्षेत्रीय राज्य शिवाजी को कंट्रोल करने में विफल हो रहे थे, तो मुगलों को लगा कि शिवाजी का उत्कर्ष उनके लिए एक संकट है, एक थ्रेट है। और वैसी परिस्थिति से निपटने के लिए, जैसा कि मैंने पहले पिछले अध्याय में आपको बताया है कि औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए दक्कन पर जबरदस्त ढंग से अपने आप को केंद्रित किया था और शिवाजी को कंट्रोल करने का प्रयास किया था। तो औरंगजेब की दक्कन की नीति वस्तुतः शिवाजी के नियंत्रण से प्रेरित थी। तो उसी के तहत औरंगजेब ने दक्कन में यानी महाराष्ट्र में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को कंट्रोल करने के लिए शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाया और शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाया। लेकिन शिवाजी ने अचानक एक दिन रात को, रात्रि के समय शाइस्ता खां के महल पर धावा बोल दिया और शाइस्ता खां को भागना पड़ा। इस दौरान कहा जाता है कि वो बुरी तरह घायल भी हुआ और जो औरंगजेब ने जिस विश्वास के साथ शाइस्ता खां को दक्कन भेजा था, वो उससे औरंगजेब को काफी निराशा हुई और शिवाजी की शक्ति और बढ़ गई, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई और इस दौरान वो दक्कन की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, शिवाजी के इस कार्रवाई का औरंगजेब के ऊपर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुआ और उसने निश्चय किया कि वो शिवाजी को नियंत्रित करेगा और इस हेतु उसने अपने अगले प्रयास के तहत, देखिएगा, अगले प्रयास के तहत उसने 1665 में उसने जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा, ठीक है। उससे पहले आप एक चीज और गौर कीजिएगा, 1664 में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोला। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोला और कहा जाता है कि 7-8 दिनों तक सूरत को बुरी तरह लूटा गया मराठों द्वारा। सूरत पर को बुरी तरह लूटा गया और इस लूट से शिवाजी को काफी सारा धन मिला, प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपने राजनीतिक अभियानों में लगाया। उसके बाद 1665 शिवाजी के 1664 के सूरत के लूट से औरंगजेब काफी आशंकित और क्रोधित हो उठा। अतः 1665 में उसने जय सिंह
1665 में उसने जय सिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया और शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। तो देखिए यहाँ 22 जून 1665 22 जून 1665 शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच। जय सिंह मुगल सेनापति था। इस संधि के तहत, इस संधि में बहुत सी शर्तें थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों पर आप लोग गौर कीजिएगा। तो संधि के पहले शर्त के तहत शिवाजी को अपने 23 महत्वपूर्ण किले औरंगजेब को सौंपने पड़े। ठीक है। दूसरा, शिवाजी ने मुगलों की प्रभुता को स्वीकार किया और प्रत्येक वर्ष राजस्व देने का वचन दिया। तीसरी बात, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगलों की सेवा में भेजा। तो और साथ ही साथ दक्कन में औरंगजेब के अभियानों में मदद करने का भी वचन दिया। ये शिवाजी द्वारा पुरंदर की संधि में या पुरंदर की संधि के द्वारा ये तय किया गया। ठीक है। इसका अगला घटना आप लोग देखिएगा, अगले घटनाक्रम में 1666 संधि की शर्तों के तहत शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा और शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब के सामने उपस्थित हुए। लेकिन औरंगजेब ने यहाँ पे एक भूल की, उसने शिवाजी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरा के ही जयपुर भवन में रखा गया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिवाजी में चतुराई कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय वहां भी दिया और जयपुर भवन से वो भाग निकले। और इसके बाद शिवाजी कभी भी मुगलों के नियंत्रण में नहीं आए और जयपुर से भागकर वो दक्कन पहुंचे और उन्होंने पूरी शक्ति के साथ मुगलों के खिलाफ अपना प्रतिरोध शुरू कर दिया। 1670 शिवाजी ने सूरत पर दोबारा हमला किया। 1670 शिवाजी ने सूरत पर दोबारा हमला किया। आप लोग गौर कीजिएगा, सूरत प्रारंभ से ही भारत का एक व्यापारिक शहर रहा है, व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध रहा है और आज भी समृद्ध है। परिणाम स्वरूप सूरत में बड़े बड़े धनाढ्य व्यापारियों और सेठों का जमावड़ा रहा है। शिवाजी की सूरत लूट वास्तव में धन प्राप्ति का एक माध्यम था। कुछ लोगों ने इसे कहा है कि शिवाजी ने हिंदू पातशाही को नुकसान पहुंचाया, तो ऐसी भावना नहीं थी। शिवाजी को धन की जरूरत थी और इस धन को प्राप्त करने के लिए मराठों द्वारा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर छापे मारे जाते थे, हमले किए जाते थे। ठीक है। अब आते हैं 16 जून 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक। 16 जून 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक। जून 1674, गौर कीजिएगा, 16 जून 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया रायगढ़ में। कहा किया गया? रायगढ़। और यही रायगढ़ शिवाजी की राज्य की राजधानी भी बनी।
तो यहाँ आप लोग गौर कीजिएगा कि 16 जून 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया रायगढ़ में, और काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था, और रायगढ़ ही आगे चलकर शिवाजी की राजधानी बनी। शिवाजी द्वारा स्थापित नव मराठा राज्य की राजधानी रायगढ़। ठीक है, अब आते हैं 1677। 1677, ठीक है। 1677 शिवाजी का कर्नाटक अभियान, शिवाजी का कर्नाटक अभियान। गौर कीजिएगा, ये शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक 1677 में, और 1680 शिवाजी की मृत्यु। 1680 में शिवाजी की मृत्यु। ठीक है, तो इस प्रकार शिवाजी अपने मृत्यु तक उन्होंने मराठा राज्य की नींव डाल दी थी, और मराठा पूरे महाराष्ट्र पर शिवाजी का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। साथ ही साथ सीमावर्ती राज्यों कर्नाटक के भी बहुत से क्षेत्र शिवाजी के प्रभाव क्षेत्र में आ चुके थे। उसी प्रकार गुजरात का भी कुछ इलाका शिवाजी के प्रभाव में आ चुका था। तो ये है शिवाजी के जीवन के प्रारंभिक वर्ष और उनका विजय अभियान, जिसको मैं आप लोगों ने यहाँ देखा। अब आइए शिवाजी का प्रशासन। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी के प्रशासन पर भी आप लोग बहुत ध्यान से इस पर आप लोग गौर कीजिएगा कि शिवाजी ने जिस राज्य की स्थापना की थी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था दक्कन के क्षेत्रीय राज्य अर्थात अहमदनगर, बीजापुर जैसे जो मुस्लिम राज्य थे, बहुत हद तक उनके आधार पर ही गठित किया गया था। चूंकि मराठों को दक्कन के मुस्लिम राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था से वो परिचित थे और उसमें वो काम कर चुके थे, अर्थात उनके पास उसका अच्छा खासा अनुभव था। तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था भी कोई नवीन व्यवस्था नहीं थी, वो पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं पर ही आधारित था। इसीलिए कहा जाता है कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो बहुत हद तक मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित। मलिक अंबर के नाम से आप लोग परिचित होंगे। जब हम आप लोग को दक्कन का क्षेत्रीय राज्यों के विषय में पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने बताया था कि अहमदनगर में मलिक अंबर एक प्रमुख सरदार हुआ करता था, जिसने वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को एक नया आयाम दिया था। और आज भी मलिक अंबर की प्रशासनिक व्यवस्था को काफी आदर्श माना जाता है, और शिवाजी भी इससे प्रभावित थे और उन्होंने अपने राज्य में मलिक अंबर की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत हद तक अपनाया था। तो इस व्यवस्था के तहत जो प्रशासनिक व्यवस्था का किस प्रकार संगठन थी, उसकी क्या संरचना थी, तो उस पर आप लोग गौर कीजिए। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था पर आप लोग गौर कीजिए। तो सबसे पहली बात आइए, राजा क्या था? समस्त शक्तियों का स्रोत, समस्त शक्तियों का स्रोत। ठीक है, उसके बाद था मंत्रिपरिषद। राजा को उसके कार्य में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, और उस मंत्रिपरिषद का नाम था, शिवाजी ने जिस मंत्रिपरिषद का गठन किया था
उसका नाम था अष्टप्रधान। क्या नाम था? अष्टप्रधान। इस अष्टप्रधान में यानी मंत्रिपरिषद में 8 प्रमुख मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, जो 8 प्रमुख विभागों की देखभाल करते थे। अब यहाँ पर मैं उन सबका नाम आपके सामने बोर्ड पे बताऊंगा, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला था पेशवा। सबसे पहला पेशवा। पेशवा को आज के प्रधान अर्थात इसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। पेशवा को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। और ये पूरे मंत्रिपरिषद में पेशवा का पद काफी महत्वपूर्ण था और काफी सम्मानीय पद माना जाता था। आगे जाकर आप लोग मराठा राजनीति में पेशवा की भूमिका को देखिएगा। ठीक है। दूसरा था सर ए नौबत। सर ए नौबत, इसको कहते हैं सेनापति।